जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा। प्रतिदिन की तरह सुबह के 7 बजे मैं लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। इस सीरीज में हम पढ़ते हैं दिन के समाचारों को, पूरे दिन के समाचारों को परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थिति देखते हुए। हम इसमें देखते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कौन सी न्यूज महत्वपूर्ण है, क्या उस पर प्रश्न बन सकता है, और उसका हम डीप एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की सीरीज को इस प्रश्न और इस न्यूज के साथ। न्यूज है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड की सरकार ने डिसीजन लिया है कि इस बार हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को सीमित कर दिया जाएगा। प्रश्न बन गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है। प्रश्न का सही जवाब है इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में आयोजित कुंभ को कर दिया गया है 30 दिन से, और अब यह जो है आयोजित होगा 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही कुंभ मेले का आयोजन होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ? पहला पॉइंट महत्वपूर्ण ये हुआ कि इस वर्ष का कुंभ जो है हरिद्वार में आयोजित हो रहा है। ठीक, दूसरी बात अगर आपसे पूछी जाए कि कुंभ भारत के किन किन स्थानों पर आयोजित होता है, तो आप बताएंगे कि भारत के 4 ऐसे स्थान हैं जहां कुंभ मेला लगता है। एक तो आप जान गए हरिद्वार है, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इन सब शहरों में या ये सब शहर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है किस नदी के किनारे लगता है, तो आप जानते हैं हरिद्वार से जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी की जो है अविरल धारा जो है बहती रहती है। वही धारा प्रयाग तक भी पहुंचती है, तो प्रयाग में भी जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर जो है कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब इसके बाद आता है नासिक। नासिक में जो मेला आयोजित होता है वह होता है नासिक से गोदावरी नदी जो है प्रवाहित होती है, तो यहाँ जो है गोदावरी के तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। उज्जैन में जो मेला आयोजित होता है कुंभ का, वह आयोजित होता है क्षिप्रा नदी के तट पर। 4 शहर, भारत के चारों शहरों पर एक स्थान पर कुंभ हर 12 वर्ष के बाद लगता है। ठीक है ना, कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। अगर हरिद्वार में इस वर्ष जो है कुंभ लगा हुआ है, तो पुनः कुंभ हरिद्वार में कब लगेगा? 12 वर्षों के बाद। ठीक है ना, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इनमें गैपिंग हो सकती है, लेकिन अगर हरिद्वार में इस वर्ष जो है कुंभ लग गया, तो अगली बार कुंभ 12 वर्षों के बाद ही लगेगा। दूसरा आपने जान लिया कि हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, प्रयाग जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है, नासिक जो है बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। कुंभ बहुत ही धार्मिक और पौराणिक त्यौहार है, जहाँ लोग जो है प्रायः रुक करके पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो है स्नान, जप, तप, ध्यान वगैरह करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में हर्षवर्धन नाम का राजा था, जो प्रयाग के कुंभ मेले में आता था और पूरी संपत्ति अपनी दान कर देता था, पुनः जाता था और 12 वर्षों तक जो है सम्मानपूर्ण तरीके से फिर से संपत्ति कमाता था और फिर आकर के दान कर जाता था। तो प्रयाग की महिमा बड़ी अमिट है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं और क्या बातें हो सकती हैं। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा अगर पूछा जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से, और क्या जान सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो इस समय उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री है। ठीक है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है, तो उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है ना, बेबी रानी मौर्य। ठीक है ना, और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है उत्तराखंड के बारे में? उत्तराखंड से ही गंगा, यमुना, इन सब नदियों का क्या होता है? स्रोत है। मतलब ये सब नदियाँ जो है यहीं से जो है निकलती है। गंगा, यमुना जैसी नदियाँ यहीं से जो है निकलती हैं और जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं। और उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या है? पहली बात तो यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से समझे तो उत्तराखंड जो है एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। जो है कई बार जो है यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही यहाँ ग्लेशियर झील के जो है फैल जाने से कई लोग जो है मारे गए थे चमोली में। 2008 में आपने सुना होगा वहाँ जो है बादल फट गया था 2008 के आसपास।
तो उत्तराखंड चूँकि भारत के बहुत ही सेंसिटिव जोन में है, सेंसिटिव जोन कहने का मतलब अगर आप थोड़ा सा मैप देखेंगे तो पाएंगे ये जो क्षेत्र है, मैं आपको अगर बता दूं जो है फिजिकल मैप के अनुसार अगर आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वो इस जगह पर है, ठीक है ना, ये है आपका उत्तराखंड। और आप देखेंगे कि ये जो इतना क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ देख रहे होंगे हिमालय, हिमालय बसा हुआ है, ठीक है ना। अब हिमालय के पीछे की भी एक कहानी है कि हिमालय के जहाँ हिमालय है आज, वहाँ पहले जो है टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस सागर, ठीक है ना। दिखाई पड़ रहा है आपको? न दिखाई पड़ रहा तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हिमालय जहाँ है वहाँ बहुत पहले क्या था? टेथिस सागर मौजूद हुआ करता था। अब ऐसी क्या वजह रह गई कि जहाँ सागर था वहाँ जो है हिमालय जैसा विशाल दुनिया का जो है पर्वत बन गया? तो इसका कारण दरअसल भूगर्भिक क्रियाओं से संबंधित है। आप देखेंगे तो एक ये जो प्लेट है, इस प्लेट को कहते हैं यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। और एक इधर की प्लेट है, ठीक है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट इसको कहते हैं, ठीक है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। प्लेट कहने का मतलब ये सब जो है अभी जो आपके ऊपर से दिख रहा है उसके नीचे जो है बड़े बड़े जो है चट्टाने हैं, ठीक है ना, जो गतिमान है। तो इन चट्टानों के जो चलने की दिशा है, ये चट्टान जो है इस दिशा में आ रही है और ये जो चट्टान है ये धीरे धीरे करके ये भी इस तरफ बढ़ती जा रही है। आप सोचिए, कल्पना करिए कि अगर दोनों तरफ मिट्टी का ढेर हो, आप दोनों तरफ से दबाएं तो क्या होगा? मिट्टी का ढेर क्या होगा? उठेगा। इसीलिए जो है यहाँ इस क्षेत्र में क्या हो गया है, इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में पर्वत जो है बड़े बड़े हो गए हैं। यह पूरा जो है हिमालय का पर्वत क्षेत्र कहलाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि हिमालय जो है हर वर्ष बड़ा हो रहा है, हिमालय हर वर्ष बड़ा हो रहा है। उसके बड़ा होने का कारण क्या है? आपने जान लिया कि उसका बड़ा होने का कारण ये है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है ना, दोनों प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब कहने का मतलब दोनों प्लेटें जो है आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है ना। अब इसी संवेदनशील जगह पर उत्तराखंड बसा हुआ है। अब आप सोचिए, जहाँ धक्का मुक्की और टकराहट ज़्यादा होगी वहाँ जो है हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी घटनाएं जो है ज़्यादा होंगी। इसी क्षेत्र में जो है भूकंप वगैरह भी ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है ना, भूकंप वगैरह की घटनाएं भी इस क्षेत्र में ज़्यादा आती हैं। चट्टाने इधर से उधर हुई, पता चला नीचे क्या आ गया, कंपन हो गया और भूकंप आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्तराखंड जो है बहुत ही संवेदनशील जगह पर जो है बसा हुआ है। उत्तराखंड क्या कह लीजिए, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ही बहुत संवेदनशील जगह पर बसा हुआ है, जिसमें विशेषकर उत्तराखंड की स्थिति क्या है, बहुत नाजुक है, ठीक है ना। चलिए, आपने इस प्रश्न का सही जवाब जाना, थोड़ा सा आपने उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में भी समझा, हिमालय पर्वत के बारे में भी समझा कि हिमालय पर्वत जो है हर वर्ष क्यों बड़ा होता जा रहा है, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हर वर्ष क्यों बड़ा हो रहा है हिमालय पर्वत। तो आपने जाना कि जो चट्टानें हैं पृथ्वी के अंदर की, वो जो है कन्वर्ज हो रही है, इस वजह से हिमालय प्रतिवर्ष बड़ा हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिला। प्रश्न क्या था? कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया है? तो हरिद्वार कुंभ को घटाकर के कर दिया गया है 30 दिन। सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की? अब देखिए, आपको ये प्रश्न मैंने दिया है, जानबूझ करके दिया है। ई छावनी पोर्टल जो है आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जो है सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है, या सेना के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना आपके लिए जो है महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये प्रश्न क्यों दिया गया है? ये प्रश्न दिया गया है आपके कॉमन सेंस के परीक्षण के लिए, ठीक है ना। देखा जाए कि आप जो है अगर इसको कभी पढ़ा है एक बार में तो आप ठीक है जान के समझ गए कि हाँ, ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने किया। अगर आप नहीं जानते हैं मान लीजिए, तो आप अपना कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? तो आप जानते हैं जो छावनी वगैरह की बात होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड की बात होती है जब, तो जो इतने कैंट वाले इलाके होते हैं वो सब सेना के अधीन होते हैं।
इतना आप बड़े हो गए हैं, 20-25 साल के हो गए हैं, तो इतना तो आपको मालूम ही हो गया है कि जो कैंट का इलाका होता है, छावनी का इलाका होता है, वह सेना से संबंधित होता है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति ई छावनी पोर्टल की शुरुआत करेगा वो कौन होगा? जाहिर सी बात है उस विभाग का क्या होगा, प्रमुख होगा। तो यानी आपसे तकरीबन यह प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारत के रक्षा मंत्री उस समय कौन थे। तो आपने देखा कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, तो आपने राजनाथ सिंह को क्या कर दिया, सही टिक कर दिया। हर्षवर्धन को आप क्यों लगाएंगे भाई? हर्षवर्धन का काम है स्वास्थ्य मंत्रालय का, वो बेचारे जो है कोविड के वैक्सीनेशन को देखेंगे, उसकी प्रणाली को करेंगे, वो छावनी वगैरह के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, ठीक है ना। पीयूष गोयल का काम इंडस्ट्रीज वगैरह से है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो, तो वो भी जो है इसमें रुचि लेंगे नहीं। और नितिन गडकरी जानते हैं आप परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, तो उनका भी इसमें काम बनता नहीं है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, ठीक है ना, नितिन गडकरी। तो ये जो है यह प्रश्न कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि आप परीक्षा में अगर आपको किसी तथ्य का जो है या कोई फैक्ट आपको नहीं आ जाता है तो आप कॉमन सेंस कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आपको जो है परीक्षा में 100 प्रश्न आए ही आए, ठीक है ना, लेकिन आपको ये जरूर पता है बहुविकल्पी प्रश्न का एक फायदा भी है, ठीक है ना। एक फायदा ये है कि आपको ये 100% पता है कि जो हमारा उत्तर है वह इन्हीं चारों में से एक है, यानी उत्तर क्या है आपके सामने मौजूद है, बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। समझ गए? आप नहीं जान रहे हैं तब भी अपना दिमाग लगाइए कि कैसे जो है ये नहीं हो सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं हो सकते हैं, कैसे पीयूष गोयल नहीं हो सकते हैं, नितिन गडकरी क्यों नहीं हो सकते, क्यों हो सकते हैं या क्यों नहीं हो सकते हैं। जब छोटी छोटी बातों पर आपका दिमाग क्लिक करेगा तो आपको अगर ई छावनी पोर्टल नहीं याद आया या आपने उस दिन का न्यूज नहीं पढ़ा कि ई छावनी पोर्टल का उद्घाटन किसने किया, तब भी आप जो है इस प्रश्न का सही उत्तर दे लेंगे, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। टैलेंट अगर आपके पास थोड़ा सा कम है तो भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना चाहिए कि इस प्रकार से कैसे जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों में एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। एलिमिनेशन का मतलब आपको सही जवाब नहीं पता है तो आप ये ढूंढिए कि इसमें गलत जवाब कौन सा हो सकता है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, उसको हटा दीजिए। जितना हटाते चलेंगे उतना आपका काम आसान होता चलेगा और बाद में आपका सही विकल्प ही बच पाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है उत्तर कोरिया से संबंधित है। उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, ठीक है ना। अब तानाशाह है तो उसकी जो मनमर्जी कहेगी वो करेगा, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। उसको वोट के लिए तो निकलना नहीं है मैदान में, चुनाव उसको लड़ना नहीं है, जो मन में आया वो करेगा। वो उसकी एक ख्वाहिश है कि उसका जो राष्ट्र है, जैसे गांव में जो है कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने का कुछ न हो, लेकिन वो जो है आपसे हमेशा पूछेंगे यार लाइसेंसवा कैसे बने। मतलब उन्हें जो है हथियारों का बड़ा शौक है, खाने को रहे या न रहे, खाए बिना मर जाएंगे लेकिन उन्हें हथियार जरूर चाहिए फैशन में। तो ये इसकी सनक कह लीजिए है किम जोंग उन की। पूरे उत्तर कोरिया की जो है अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है, बड़ी गरीबी है वहाँ बताते हैं लोग। हालांकि वहाँ की मीडिया स्वतंत्र है नहीं तो न्यूज़ जो है आ नहीं पाती है, बहुत गरीबी है उत्तर कोरिया में। लेकिन चूंकि वहाँ का शासक जो है तानाशाह है, इसलिए उसका फोकस क्या है, बढ़ाने में लगा अपनी परमाणु क्षमता। वह सोच रहा है कि हम कैसे जो है परमाणु बम बना लें, और परमाणु बम जब हो जाए तो लोगों को धमकाए कि बच्चा हमारे पास सामान पहुँचा दो, परमाणु बम जो है वह आपके ऊपर धकेल देंगे। अब सारे देशों का, विश्व के सारे जिम्मेदार देशों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उत्तर कोरिया को जो है परमाणु बम बनाने से रोके। अमेरिका जैसे देश जो है लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, इस उत्तर कोरिया पर बहुत ही प्रतिबंध लगा चुके हैं, आर्थिक प्रतिबंध कि कम से कम इससे कोई जो है बाहरी देश लेन देन नहीं करेगा, तब तो ये सुधर जाएगा। जब खाने पीने का संकट पैदा हो जाएगा तब तो सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। ये तो शासक है, इसको खाने पीने को मिल जा रहा है, इससे जनता से कोई मतलब ही नहीं है। और इसका एक पड़ोसी देश है, थोड़ा सा मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका पड़ोसी देश कौन है। इसका पड़ोसी देश इसकी बड़ी मदद करता है, थोड़ा सा ही पड़ोसी है चीन। चीन का अपना निहितार्थ है, वह जो है बढ़ावा देता है कि बेटा तुम बनाओ। यह है उत्तर कोरिया, ठीक है ना। ये जो देश दिख रहा है
यह है उत्तर कोरिया। और आप देखेंगे तो इसकी जो है सीमा चीन से भी मिलती जुलती है, ठीक है ना। तो अब इसको कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा समर्थन किससे मिल जाता है, पूरा का पूरा समर्थन मिल जाता है चीन से। बेटा अपनी मनमानी करो, तुम अमेरिका के ऊपर परमाणु बम बनाओ और फेंक दो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। तो चीन का जो है इसे आंतरिक समर्थन मिल जाता है और चीन की वजह से जो है इसका थोड़ा सा मन उत्तर कोरिया का और बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उत्तर कोरिया का एक पड़ोसी देश है जो पहले संयुक्त जब कोरिया था, यूनाइटेड जब कोरिया था, तो दोनों एक ही देश हुआ करते थे, ठीक है ना। पूरा कोरिया जो है, पूरा कोरिया एक प्रायद्वीप हुआ करता था, एक ही देश हुआ करता था। लेकिन व्यवस्था तो देखिए, यह जो है दक्षिण कोरिया जो है अलग हो गया उत्तर कोरिया से। आज दक्षिण कोरिया जो है विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। दक्षिण कोरिया क्या है, विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। और आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया की है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की खोजें कहाँ हो रही है, दक्षिण कोरिया में हो रही है। दक्षिण कोरिया जो है इतना आगे चला गया है, क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी थी, वहाँ लोकतंत्र था। उसने जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और अपने बाजारों को पूरे देश के लिए जो है खोल दिया, पूरे विश्व के लोगों के लिए खोल दिया। और वहाँ जो है लिबरलाइजेशन के कारण जो है बड़ा विकास हुआ। वहीं दक्षिण कोरिया जो है परमाणु बम बनाने के चक्कर में आबदा है और बहुत ही गरीबी है, ठीक है ना। उसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि उत्तर कोरिया में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जितने देशों में लोकतंत्र नहीं है आप पाएंगे वहाँ बड़ी ही गरीबी है। जितने भी संसार के देश हैं आप देख लीजिएगा, जिस देश में लोकतंत्र होगा वहाँ जो है उस देश की जनता अपेक्षाकृत अधिक सुखी और समृद्ध होगी, ठीक है ना। क्योंकि उसमें शासक को कहीं ना कहीं जनता के अनुसार काम करने का दबाव जरूर रहेगा, ठीक है ना। वो शासक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगा, ठीक। चलिए एक बात और परीक्षा के दृष्टिकोण से जान लेते हैं कि उत्तर कोरिया जो है उसकी राजधानी क्या है। यही शायद पूछा भी गया है, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है ना। क्या राजधानी है उत्तर कोरिया की? प्योंगयांग। ये आपकी परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इस पर यह प्रश्न बना दिया गया। सियोल दिया गया है, सियोल राजधानी है दरअसल दक्षिण कोरिया की, ठीक है ना। सियोल कहाँ की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। हांगकांग दिया गया है, हांगकांग किसी देश की राजधानी तो नहीं है, अभी तो यह कह लीजिए चीन का ही एक स्वतंत्र जो है शहर है, ठीक है ना। पहले यह जो है ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, आजकल जो है यह चीन में ही एक अपेक्षाकृत स्वतंत्र शहर है, ठीक है ना। दूसरा टोक्यो दिया गया है लास्ट में, टोक्यो है जो है जापान की राजधानी, ठीक। और ज़्यादा हमें उत्तर कोरिया के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत उत्तर कोरिया संबंध कभी पूछा नहीं जाएगा, या आप IAS PCS की तैयारी करने जाएंगे उस पर भी जो है इंडो नॉर्थ कोरिया के बारे में कोई प्रश्न उठने की संभावना नहीं है। तो इतना बेसिक बातें आप जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है भारत की मेजबानी में कोरोना संकट पर सार्क देशों की बैठक आज, ठीक है ना। आज सार्क देशों की बैठक होगी, किसको लेकर के? कोरोना संकट पर, कि कोरोना संकट को कैसे टाला जाए, टैकल किया जाए, ठीक है ना। और मेजबान देश कौन सा है? भारत मेजबान देश है, भारत मेजबानी करेगा। पाकिस्तान भी आमंत्रित है क्योंकि पाकिस्तान क्या है, सार्क का एक सदस्य देश है। प्रश्न बड़ा ही वाजिब उठता है कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 7, 8, 6 या 9। तो सार्क के इस समय जो है वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। 8 सदस्य देशों का नेशनल फ्लैग जो है आपकी स्क्रीन पर है। अगर थोड़ा सा अगर आप जानकारी रखते होंगे तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा जो है फ्लैग किस देश का है, ठीक है ना। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो तिरंगा है ये किसका है? भारत का, यानी भारत क्या है, सार्क का एक सदस्य देश है, ठीक है। इसके बगल में जो दिख रहा है ड्रैगन की तरह, ये दरअसल भूटान है। अगर रेड ड्रैगन होता तो क्या होता? चीन होता, ठीक है ना। ये क्या है? भूटान है, ठीक। ये जो आपको दिख रहा है, क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा ये क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है ना। ये किस देश का झंडा है? बांग्लादेश का झंडा है। और आप देखिए तो ये पाएंगे ये जो झंडा है ये है पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान भी सार्क का एक सदस्य है।
इसे आप देखेंगे तो इसे भी आप पाएंगे वो शेर बना हुआ है, तलवार है, तो जरूर यह श्रीलंका होगा। क्या होगा? श्रीलंका होगा। और इसे आप देखेंगे कि तो पाएंगे कि वो ये तो जो है थोड़ा सा हिंदू जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये क्या है? नेपाल का झंडा है, ठीक ना। अब कौन कौन सा बच रहा है आपके पास? एक ये फ्लैग बच रहा है, एक ये फ्लैग बच रहा है। ये जो फ्लैग है ये है आपका मालदीव का। किसका झंडा है? मालदीव का। और ये जो झंडा है ये है अफगानिस्तान का, ठीक है ना, अफगानिस्तान का। तो आपकी समझ में क्या आया कि सार्क के जो है 8 सदस्य देश हैं। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 के आसपास, ठीक है ना। और सार्क का जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, वो है काठमांडू में। सार्क का जो सचिवालय है वह है काठमांडू में। सार्क का उद्देश्य है, अगर इसका आप नाम भी देख लें सार्क, तो आप पाएंगे सार्क का मतलब हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अंग्रेजी से न घबराइए, थोड़ा सा अंग्रेजी तो आप जानते ही होंगे। साउथ एशियन करने का मतलब यह जो है दक्षिण एशिया से संबंधित संगठन है, ठीक है ना। रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्षेत्रीय जो है सहयोग पर आधारित है। रीजन का मतलब क्षेत्र होता है, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क जो दक्षिण एशिया पर केंद्रित है। कहाँ केंद्रित है? दक्षिण एशिया पर केंद्रित है। आप अगर मैप देखना चाहें तो मैं आपको मैप दिखा दे रहा हूँ कि सार्क जो है कौन कौन से सदस्य देश सार्क में सम्मिलित है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, इससे जो है आपका विजन जो है क्लियर हो जाएगा और सार्क में कितने सदस्य देश सम्मिलित है इस बात पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले सार्क में आप जानते हैं भारत सम्मिलित है, तो आपने ले लिया कौन सा देश? भारत को ले लिया। दूसरा आपने देखा था कि नेपाल भी सम्मिलित है, उसको भी आपने गिन लिया। तीसरा आपने देखा कि सार्क में भूटान भी सम्मिलित है, ठीक है ना, नेपाल भी सदस्य है, भूटान भी सदस्य है। उसके बाद आप आए देखें तो ये जो बांग्लादेश है ये भी सदस्य देश है, ठीक। ये 3 देश तो आपके भारत के ही जैसे लग गया कि जो है यही कहीं भुजाओं के आसपास ही है, छोटे छोटे देश है, इसलिए लगता है कि ये जो है भारत की भुजाओं में ही है, ठीक है ना। ये दरअसल ये सब जो है देश क्या है? दक्षिण एशियाई देश है। और इधर आप आएंगे बढ़ेंगे तो पाएंगे ये एक देश कौन सा है? श्रीलंका, ये भी सार्क का सदस्य देश है। इधर आएंगे तो पाएंगे आप कि ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी सार्क का एक सदस्य देश है। और 2007 में अफगानिस्तान को भी सार्क का एक सदस्य देश बना दिया गया। गणना करने पर आप पाएंगे तो 7 पाएंगे, तो पता चलेगा कि एक देश छूट रहा है। उस देश को खोजेंगे आप तो आपको थोड़ा सा मैप को जूम आउट करना पड़ेगा और आपको यहीं कहीं मिलेगा मालदीव, ठीक है ना। मैं आपको नोट करके बता दे रहा हूँ, यहाँ कहीं और नीचे जाने पर आपको एक देश मिलेगा मालदीव। इतना छोटा सा देश है, इतना छोटा सा आइलैंड नेशन है, द्वीप है, मालदीव द्वीप है कि थोड़ा सा जूम करने पर ही आपको मिलेगा। मतलब आप इसकी अवस्थिति देखेंगे, इसकी अवस्थिति कहीं न कहीं इतने में ही पूरी हो गई है, ठीक है ना। और अगर आप इस विजन को क्लियर कर पाए, इस पूरे मैप को आप देख पाए, मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप जानते हैं कि ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप को कहते हैं एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। रसिया का कुछ भाग एशिया में है, कुछ भाग कहाँ है? यूरोप में है। ये है एशिया महाद्वीप। अगर आप मैप पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि उत्तर वाला भाग क्या होता है? ऊपर प्रदर्शित होता है। दक्षिण वाला भाग क्या होता है? नीचे प्रदर्शित होता है। पूरब वाला भाग क्या होता है? दाहिने तरफ प्रदर्शित होता है। और पश्चिम वाला भाग जो है बाएं तरफ प्रदर्शित होता है। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, अगर आप यहाँ से काल्पनिक रेखा खींच लें, एशिया को ही अगर बांट दें, तो आप पाएंगे कि यह जो है इस काल्पनिक रेखा के नीचे की तरफ पड़ रहा है। नीचे की तरफ पड़ने का मतलब यह जो है दक्षिण दिशा में पड़ रहा है, यानी यह दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक है ना। कहाँ का भाग है? दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक। मालदीव आपका जो है यहाँ कहीं आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें न जाइए कि मालदीव कहाँ पड़ता है, मालदीव कहाँ नहीं पड़ता है, ठीक। ये आपको अवस्थिति समझ में आई। ये क्या है? दक्षिण एशिया है। इधर के देशों को कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया। और यहाँ का एक संगठन है
जिसको कहा जाता है आसियान। क्या कहा जाता है? आसियान। किसी दिन मैं बताऊंगा आसियान के बारे में। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आसियान का, दक्षिण पूर्व एशिया का। ये कहाँ का क्षेत्र है? दक्षिण एशिया का क्षेत्र है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य देश जो है सार्क में सम्मिलित है। ठीक है ना, खोजने पर भी नहीं मिल रहा है भाई, इतना छोटा देश है मालदीव। चलिए कोई बात नहीं, हम उसको बिंदु के रूप में ही ले लेंगे। ठीक है ना, छोटा सा देश है, लक्षद्वीप और इसके आसपास ही कहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला सार्क का सदस्य देश कौन सा है? भारत मान लीजिए, अपने से ही शुरुआत करिए। दूसरा सदस्य देश आपने ले लिया बांग्लादेश को। किसको ले लिया? बांग्लादेश को। तीसरा आपने ले लिया, आपने देखा आपकी भुजाओं पर ही नेपाल मौजूद है और भूटान मौजूद है। उसके बाद आपके दक्षिण दिशा पर जो है स्थित है एक देश श्रीलंका। छोटा सा देश है, आपके मैप में भी लगातार बना रहता है। और आप पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम में पाएंगे कि पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से ही सटा हुआ भारत का पड़ोसी देश क्या है? अफगानिस्तान में है। सुदूर हिंद महासागर में झाँकेंगे तो आपको मालदीव भी मिल जाएगा। ठीक है ना, और काउंट करेंगे इन सबको तो आप आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है देश किसके हो गए? सार्क के 8 देश हो गए। ठीक है ना, ये किसके देश हो गए? सार्क के सदस्य देश हो गए। अब दरअसल सार्क का जब गठन हुआ था तो मैं उसके गठन की जो है डीप बात बता देता हूँ कि इसका गठन हुआ क्यों था। तो ये एक जो है देश है बांग्लादेश। ठीक है ना, सार्क के गठन में जो है इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके ही राष्ट्रपति ने जो है इसके गठन के लिए जो है इनिशिएशन किया था, और उनका अंदर से जो है मतलब कह लीजिए उनके अंदर भय था कि इतने पड़ोसी, बड़े पड़ोसी देश के साथ हम रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये पड़ोसी देश कभी मूड में आए तो हमारे ऊपर कब्जा कर लें। क्योंकि भाई भारत ने ही कहीं ना कहीं बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया है, और भारत का कभी मूड करे तो बांग्लादेश को है बच्चा आ जाओ, हमारे पास ही आ जाओ। इस डर को दूर करने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है इनके जो आस पड़ोस के देश हैं उनको क्या किया जाए? लाभबंद किया जाए। ठीक है ना, लेकिन बाद में जब उन्होंने सोचा, या वहाँ की जो है आवाम ने सोचा, बांग्लादेश की आवाम ने सोचा, तो पाया कि जो है भारत का कभी ऐसा दृष्टिकोण रहा नहीं है कब्जे का। भारत एक शांतिप्रिय देश है, और धीरे धीरे करके सार्क का जो लक्ष्य था, विजन तो हालांकि लेखा पढ़ी में से ही स्पष्ट था कि इसका जो लक्ष्य है दक्षिण एशिया का विकास करना। ठीक है ना, दक्षिण एशिया के देशों में आपसी कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए, आपसी कल्चरल डेवलपमेंट्स को रिलेट करते हुए इस पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का क्या करना है? विकास करना है। तो आपने जाना कि सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन हुआ था 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है। अब सार्क के बारे में और डिटेल नहीं लेंगे। पिछले कुछ वर्षों से जो है, कोरोना काल से पहले जो है, भारत ने सार्क को एक तरीके से त्याग दिया था। ठीक है ना, भारत ने सार्क को एक तरीके से त्याग दिया था। सार्क का जो है एक बार मुखिया बना था पाकिस्तान, कुछ वर्षों के पहले की बात है। और पाकिस्तान क्या करता था? पाकिस्तान सार्क का जब भी सम्मेलन होता तो उसमें बेतुकी मांगे उठाता। जब भी कुछ बहस होने लगती तो पाकिस्तान कहता नहीं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, यह कह करके वो मुद्दा ही जो है कोई सुलझ नहीं देता। तो भारत को लगा कि पाकिस्तान के कारण ये जो पूरी संस्था है, ये पूरी संस्था ही बेकार पड़ गई है। तो कुछ वर्षों तक तो भारत ने जो है इसको तवज्जो नहीं दिया। ठीक है ना, भारत ने अभी हाल फिलहाल के 2-3 वर्षों में सार्क को तवज्जो देना बंद कर दिया। लिहाजा सार्क क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। क्योंकि भारत के बिना इन सब देशों ने भी सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों ने भी सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया, तो कोई मतलब ही नहीं रह गया सार्क का। लेकिन अभी जब कोरोना संक्रमण जब शुरू हुआ तो भारत ने सोचा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा झेलते हैं, क्या दिक्कत है, समझाएंगे, बुझाएंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय विपत्ति का समय है, और भारत के दक्षिण एशिया की जो पड़ोसी देश हैं इनको मदद देना है। ठीक है ना, भारत के पास आप जानते हैं बड़ा क्षेत्रफल है, बड़े लोग, मतलब बड़ी आबादी है। तो कह लीजिए इन सब देशों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही विकसित है भारत। ठीक है ना, अब विकसित उस और विकासशील पर नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम टेक्नोलॉजी और मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में भारत अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों से बहुत ही आगे है। तो भारत ने जो है फिर से इनिशिएट किया कि क्यों ना जो है सार्क को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। ठीक है ना, उसी क्रम में आप देख रहे हैं, उसी क्रम में आज सार्क की एक फिर से बैठक होगी।
पिछली बैठक ही जो है सार्क की जब हो रही थी, तो आप देखे होंगे, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा, उसमें भी पाकिस्तान के एक उप मंत्री आए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने जो है, या शायद नहीं लिया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया था। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कहने से थोड़ी कुछ होता है। खैर फिर भी भारत ने कहा चलो ठीक है, ये सब बातें छोड़िए, इन सारे पड़ोसी देशों की क्या करनी है, मदद करनी है, और कोरोना के इस गंभीर संकट पर भारत जो है पीछे अपने कदम नहीं खींचेगा और अपने सारे पड़ोसी देशों की मदद करेगा। उसी संबंध में आज सार्क की अहम बैठक होने जा रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है पीएम मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगले महीने केवड़िया में शीर्ष सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे। अब केवड़िया में जो है शीर्ष सैन्य कमांडरों को संबोधित करेंगे, तो इसका मतलब केवड़िया जो है बहुत अच्छा, बहुत प्रमुख स्थान होगा, उसका महत्व होगा। आखिर नई दिल्ली में क्यों नहीं संबोधित करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर देश की राजधानी नई दिल्ली है, मुख्यालय भी वहाँ सारी सेनाओं का लगभग है, तो क्यों केवड़िया में कर रहे हैं? तो केवड़िया क्या है, क्यों मशहूर है केवड़िया? एक तो यही प्रश्न बन जाता है, केवड़िया क्यों प्रसिद्ध है? ऐसी कौन सी चीज़ है केवड़िया में जो मशहूर है? 4 विकल्प है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो भैया केवड़िया में जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो इस समय दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है, ठीक है ना, और उसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो भैया स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात के केवड़िया में, ठीक है ना, गुजरात के केवड़िया में मौजूद है। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य काम ये था, भारत सरकार के गृह मंत्री रहे थे वो, तो सुरक्षा संबंधी कामों में उनका मुख्य दखल हुआ करता था। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जो है, जब अखिल भारतीय डीजीपी सम्मेलन वगैरह होता है, जब पूरे भारत के जितने राज्य हैं उनके डीजीपी जब जो है बुलाए जाते हैं, गृह मंत्रालय उनके साथ बैठक करता है, तो वो भी जो है साल 2 साल से केवड़िया में ही आयोजित हो रहा है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत मानना है कि दिल्ली ही भारत का एक केंद्र नहीं होना चाहिए, भारत में अन्य जगह भी है, अन्य राज्य भी हैं, वहाँ भी बैठकें होनी चाहिए। और मतलब कह लीजिए वो जो है विकेंद्रीकरण की तरफ जो है थोड़ा सा सोचते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो उन्होंने जो है कुछ बैठकें खासकर सेना से संबंधित, पुलिस से संबंधित, तो वो जो है केवड़िया में करने का निर्णय लिया है। तो आप देख रहे होंगे डीजीपी वगैरह भी जो है, अगर कहीं आम बैठक होती है तो कहाँ होती है? केवड़िया में होती है। अब उन्होंने डिसीजन लिया है कि सारे शीर्ष सैन्य कमांडरों की जो मीटिंग होगी वो कहाँ होगी? वो होगी केवड़िया में, ठीक। तो आपने जाना केवड़िया क्यों मशहूर है? केवड़िया इसलिए मशहूर है क्योंकि केवड़िया में जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी है, जो इस समय दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है ना, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ऑप्शन दिया गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक विकल्प दिया है तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क के लिए, तो तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपके पूर्वोत्तर भारत में है, ठीक है ना। मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करिएगा कि भारत के किस उत्तर पूर्व के राज्य में जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि भारत के पूर्वोत्तर में एक राज्य है जहाँ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और वह जो है यूनेस्को का कह लीजिए एक महत्वपूर्ण स्थल भी है, ठीक है ना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है और क्या प्रश्न बनाया गया है? प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और समझौते, ठीक है ना, व्यापक आर्थिक सहयोग और समझौते को मंजूरी दी है? विकल्प है अमेरिका, रूस, मॉरिशस, जापान। तो अभी कल ही जो है मंत्रिमंडल की बैठक हुई। आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो सरकार में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो कैबिनेट होता है। कैबिनेट कहने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। कौन से होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चूंकि मंत्रियों की संख्या हो जाती है ज़्यादा,
इसलिए महत्वपूर्ण डिसीजंस को जो है कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं, और मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो कैबिनेट की जो बैठक होती है सारे डिसीजन जो है उस कैबिनेट की बैठक में ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कल शाम को बैठक हुई जिसमें कई बातों पर फैसला हुआ। उसमें एक बात तो यह है कि भारत मॉरिशस के साथ जो है एक समझौता करने जा रहा है, उसका नाम है व्यापक आर्थिक सहयोग और समझौता, ठीक है ना। मतलब अंग्रेजी में कह लिया जाए तो कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस प्रकार का जो है एक समझौता जो है भारत मॉरिशस के साथ जो है करने जा रहा है। मॉरिशस हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है, और आप पाएंगे तो आप अगर मॉरिशस के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे वहाँ ज़्यादातर जो है भारत के प्रवासी लोग ही हैं, ठीक है ना। भारत के ज़्यादातर प्रवासी लोग ही मॉरिशस में बसे हुए हैं। दरअसल उस समय मॉरिशस क्या था, उस समय मॉरिशस जो है ब्रिटेन का गुलाम था, तो भारत से जो है ब्रिटेन कुछ मजदूरों को ले जाकर के मॉरिशस में बसाया था कि वहाँ भी जो है क्या किया जाए, कुछ काम करवाया जाए, ठीक है। इस प्रश्न के साथ आज की सीरीज से विदा लेना चाहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने इष्ट मित्रों को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस नंबर 9793371024 पर व्हाट्सएप जरूर करें। हमारी वेबसाइट www.coaching.in है। इस पूरे प्रश्न का जो है आपको लिंक इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। नियमित परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोचिंग जंक्शन का ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।